हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं लाइट और शेडो और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। बट इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके पुष्प के रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड भी आ गए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुष्प का जो नर भाग है वो कौन सा होता है। तो पुष्प का जो नर भाग होता है दोस्तों, वो पुंकेसर होता है। आपको मैं एक थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कोई भी पुष्प जो होता है उसके दो भाग होते हैं। दरअसल पुष्प के अंदर ही नर भाग और स्त्री भाग होता है। जो स्त्री भाग होता है उसको स्त्री केसर कहते हैं और जो पुरुष भाग होता है उसको पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का वह भाग देखिए जहाँ पुंग पराग उत्पन्न होते हैं उन्हें परागकोश कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दे रखा है कि पुष्प का मादा भाग कौन सा है। तो पुष्प का भी हमने बताया था कि मादा भाग जो होता है वो स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर होता है जो कि आमतौर पर पुष्प के केंद्र में स्थित होता है और यह 3 भागों से बना होता है, कलंक, शैली और अंडाशय। इनको आप 2 और भी नामों से जान सकते हैं जिनको हम वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय कहते हैं। इसके आगे नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन। ऐसा पुष्प जिसमें केवल पुंकेसर होता है, केवल जिसमें नर भाग होता है, उसको नरफूल कहते हैं। ध्यान रखेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों भाग होते हैं उसको हम द्विलिंगी कहते हैं, यानी कि बाई सेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं। तो पूर्ण फूल जो होता है उसके 4 भाग होते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। पहला जो होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुंकेसर और इसके आगे चौथा जो भाग होता है वो स्त्री केसर होता है। आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में है जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके यानी आर पार निकल सके उनको क्या कहते हैं। उनको ट्रांसपेरेंट कहते हैं हम। इसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना कि ओपेक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपारदर्शी होते हैं, जिनसे लाइट आर पार नहीं होती है। चलिए देख लेते हैं एक बार। ऐसे पदार्थ या ऐसी सामग्री जिनसे रोशनी बिना बिखरे आर पार निकल सकती है उनको पारदर्शी सामग्री कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिसका प्रयोग ऑप्टिक्स में किया जाता है। इसके आगे नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। उनको देखें 3 प्रकार के होते हैं ये सामग्रियाँ। पहला तो होती है पारदर्शी, दूसरी होती है अपारदर्शी, तीसरा होता है पारभासी। तो पारभासी में जो होता है, पारभासी में धुंधली चीज़ें हमको नज़र आती हैं। जैसे मैं बात करूं जिस जिस प्रकार इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर पारभासी है, जिनमें स्पष्ट रूप से आर पार नहीं देखी जा सकती हैं। आप समझ सकते हैं पारदर्शी में तीनों आर पार लाइट निकल जाती है और अपारदर्शी में बिल्कुल नहीं निकलती है। थोड़ा और इसकी डेफिनेशन यदि आप क्लियर करना चाहें तो यहाँ दे रखी है। पारदर्शी जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, जलवायु आदि। अपारदर्शी वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे लाइट आर पार नहीं निकल पाती। ऐसे अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं जैसे कांच, कांच नहीं, पेपर और इसके बाद में धातुएं और लकड़ी आदि। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है ये एक ऐसी घटना है जिसमें सूर्य से आने वाली जो लाइट है वायुमंडल के कणों से आकर के टकराती है और टकराने के बाद ये लाइट अन्य दिशाओं में बिखर जाती है और बार बार इसका परावर्तन होता है, जिसकी वजह से इस जो आसमान है उसका कलर नीला दिखाई देने लगता है। इन अणुओं से टकराने पर ये लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होती है। तो इसका कारण होता है कि सूर्य में 7 कलर का जो लाइट होता है वो अलग अलग कलरों में, अलग अलग वर्णों में बिखर जाती है, जिसकी वजह से यदि ज़्यादा इसका प्रकीर्णन होगा तो केवल लाल कलर की लाइट ही दूर तक जा पाती है। देखें आप इसमें सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना तो इसका उदाहरण है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये भी खतरों के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना ये भी इसका उदाहरण नहीं है। तारों का टिमटिमाना ये अलग घटना है, तो इसका आंसर सी यही है। आसमान का नीला होना तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन ही है।
जो तारों का टिमटिमाने वाली घटना है वो दरअसल अपवर्तन की घटना है, अपवर्तन घटना, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9। आप थोड़ा इसकी डेफिनेशन को भी आप समझ सकते हैं कि जो तारों का टिमटिमाना होता है तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जबकि अन्य विकल्प प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना का उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल अथवा अन्य पदार्थों के अतिरिक्त सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से क्या होता है, प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य तरंगों की तुलना में क्या होता है, सबसे कम होती है। और ये अधिक इसकी सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और ये जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है। इसलिए रेड कलर की लाइट जो है हमें दूर से दिखाई देती है। आप देख सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में भी लिखी हुई है ये बात। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में अधिक होती है। प्रकाश के बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होने के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश किसी ऐसे घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को क्या करती हैं और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, तो प्रकाश को प्रकीर्णित करती हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में भी। जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णित करती हैं और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह प्रभाव छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों है? इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होना, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है। देखिए उदाहरण में आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है आप देख सकते हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्यतः से प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो देख सकते हैं आप, इसको समझने के लिए आपको विबग्योर नाम के एक ट्रिक को यूज़ करना पड़ेगा, विबग्योर। देखिए दोस्तों, जब सबसे ज़्यादा जो नीचे की तरफ आ रहे हैं ये कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होते हैं, विचलन करते हैं, यानी कि प्रकीर्णन शो करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं वायलेट जो कलर है वो नंबर 1 पर है, उसका सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होगा, और इंडिगो इसके बाद में है, ब्लू है, फिर ग्रीन है, ऑरेंज और रेड। आप देख सकते हैं इसमें ब्लू आ रहा है तो ब्लू होगा सबसे किसमें, अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इसमें नीला कलर का प्रकाश का ज़्यादा होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में भी आपको दिखा सकते हैं अभी। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। इसके आगे नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डैश के कारण होता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ये वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि जो तरंगदैर्घ्य होती हैं दरअसल प्रिज्म से निकलने के बाद में वो किस क्रम में बढ़ जाती हैं। जब भी कोई मोनोक्रोमिक लाइट प्रिज्म पर डाली जाती है देन इट इज़ डेविएटेड इनटू द 7 कलर्स, और 7 कलर्स में जो सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है वो वायलेट कलर का होता है और सबसे कम होता है रेड कलर का। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में समझ में आएगा कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग जो होता है वायुमंडल में दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में छोटे आकार वाले कणों के द्वारा, यानी कि छोटे आकार के कण होते हैं जिनसे डेविएशन होता है और द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन में ये घटना होती है कि जब भी कोई सनरेज या सूर्य का प्रकाश किसी भी कणों पर पड़ता है, छोटे छोटे कणों पर प्रकाश पड़ता है आकर के, देन इट इज़ डेविएटेड इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन, ये सभी दिशाओं में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके आगे नेक्स्ट है, थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं।
स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में छोटे आकार वाले कणों के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य के प्रकाश श्वेत सूर्य के श्वेत प्रकाश के घटक रंगों के प्रकाश में से बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है इसके आगे 40 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, बोर्ड क्लासों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का पीछे कारण क्या है। देखिए अंतरिक्ष में आप सभी जानते हैं कि कोई वायुमंडल तो होता नहीं है। अब जब वायुमंडल नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी कण नहीं है, छोटे सूक्ष्म कण नहीं मौजूद होते, जिसके कारण सनरेज या कोई भी प्रकाश किरण माध्यम में बिना विचलित हुए निकल जाती है, जिसकी वजह से प्रकीर्णन भी नहीं हो पाता। चलें देखते हैं क्या रीज़न है। मुझे लगता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण यह वहाँ पर वायुमंडल का ना होना तथा प्रकाश का प्रकीर्णन न होना है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान नीला दिखाई पड़ता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थ के सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट नंबर है 50 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल के अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। अभी बताया था काला दिखाई देगा क्योंकि प्रकाश का विचलन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा। इसके आगे नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। ये फिलअप के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो घटना है प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का अपवर्तन वाली घटना आप सभी जानते हैं, जब प्रकाश किरण, दोबारा से समझाता हूँ इसको। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये मैंने कहा कि नीचे कोई सॉलिड माध्यम है और ऊपर है कोई जो रेयल माध्यम है, विरल माध्यम। ये जब भी कोई एक प्रकाश किरण एक भारी माध्यम से हल्के माध्यम में जाती है तो माध्यम में गुजरते समय वो अपने जो उसकी डायरेक्शन है उससे बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन की घटना को आप जानते हैं, रिफ्लेक्शन होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि कलर का अलग अलग डेविएशन होना। देखिए अभी हमने बताया था ये घटना कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित फैल जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण क्या क्या हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, समुद्र का नीला दिखाई पड़ना। ये नेक्स्ट है इसके आगे 17 नंबर क्वेश्चन। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना कौन सी होती है। देखिए दो प्रकार की घटनाएं पॉसिबल होती हैं जब भी प्रकाश किसी सरफेस पर गिरता है। ये डिपेंड करता है कि सरफेस कैसी है। जैसे ये तो फ्लैट सरफेस है और मैंने कहा दूसरी हमारे पास इस तरीके से है कर्वेचर वाली, जिसमें जब फ्लैट वाली सरफेस पर लाइट रेज गिरेंगी तो इक्वली यानी कि रेगुलर उसका रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर। लेकिन अगर जब इरेगुलर कब होगा, अनियमित, जब वो ऊबड़ खाबड़ या खुरदरी सतह पर गिरेंगी तो प्रकाश इधर उधर ज़्यादा भटक जाएगा, जिसे हम अनियमित प्रसार की घटना कहते हैं, अनियमित परिवर्तन की घटना कहते हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि चमकीली सतह बोला गया है तो चमकीली सतह को स्मूथ सरफेस कहते हैं। स्मूथ सरफेस से हमेशा ही नियमित या रेगुलर रिफ्लेक्शन की घटना होगी। इसके आगे नेक्स्ट है, देखिए फिर भी एक बार इसमें दिखाया गया है, इसकी एक्सप्लेनेशन को भी बताया गया डीपली। नियमित परावर्तन, इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकने परावर्तक पृष्ठ पर समानांतर में आपतित होती हैं तथा परावर्तन के पश्चात भी परिवर्तित किरणें समानांतर बनी रहती हैं। अतः जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित परिवर्तन की घटना होती है, नियमित परावर्तन की घटना होती है। देखिए आप देख सकते हैं कि जब चमकीली सतह पर गिरता है तब। नेक्स्ट है इसके आगे 80 नंबर क्वेश्चन। एक समतल दर्पण के लिए जो इमेज होगी, छवि, वो कैसी होती है।
इससे रिलेटेड अभी आने वाले क्वेश्चन कई हैं, इसको एक बार में क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जब भी कोई हम बात करते हैं समतल दर्पण की, तो आप सभी जानते हैं कि समतल दर्पण जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो इक्वली साइज़ का होता है, इक्वली साइज़ का रहेगा। और दूसरी साइड में इसका इमेज बनेगा यहाँ पे, देखें। तो सबसे पहले है कि आभासी होगा प्रतिबिंब इसका। पहला तो ये कि आभासी होगा, पार्श्व उल्टा होगा। पार्श्व उल्टा का मतलब होता है लेफ़्ट का राइट होना और राइट का लेफ़्ट होना। ये वर्ड को ध्यान रखें, इमेज उल्टा नहीं होगा, पार्श्व उल्टा होगा, यानी कि उसका जो लेफ़्ट हैंड है वो राइट हैंड नज़र आएगा समतल दर्पण में। थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं अभी। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा एवं आभासी होता है, अर्थात वस्तु का दायां पक्ष प्रतिबिंब में बाएं पक्ष के रूप में दिखाई पड़ता है एवं वस्तु का बायां पक्ष प्रतिबिंब के दाएं पक्ष के रूप में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं अभी। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है? अभी हमने बताया था, देखिए पहला तो ये कि आभासी होती है। आभासी दो आंसर में है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उल्टा इमेज नहीं होता है, छवि हमेशा उल्टी नहीं होती, पार्श्व उल्टी होती है, इसलिए आंसर बी जाएगा। प्रतिबिंब तो सीधा ही होता है, जो इमेज बनती है वो इमेज जो होती है वो होती तो सीधी है, लेकिन पार्श्व उल्टी होती है। यहाँ पे वर्ड पार्श्व होता तो ये भी आंसर हो जाता। देखिए फिर भी एक बार और समझ लेते हैं। एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधे होते हैं, क्योंकि परावर्तन की घटना परिवर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं, वरन प्रतिबिंब से झुकती डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं करती। नेक्स्ट है इसके आगे 20 नंबर क्वेश्चन। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होंगी? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए सबसे पहला तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी में 3 आंसर हैं, यानी कि अभी संभावना 3 की है। इसके बाद में पार्श्व तौर पर उल्टा होता है, तो पार्श्व तौर पर उल्टा केवल एक ऑप्शन में है। इसके आगे सीधा होता है और समान आकार का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक भी इनमें ठीक थे, लेकिन ये उल्टी का मतलब होता है कि इमेज का उल्टा ही हो जाना। पार्श्व उल्टा का मतलब लेफ्ट राइट होना, लेफ्ट का राइट होना। नेक्स्ट है इसके आगे 21 क्वेश्चन। डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार में होती है, तो वो कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है जो आभासी और समान आकार में। ये दरअसल बड़ी वर्ड गलत है, यहाँ पे समान आकार की होती है इसमें इमेज। देखिए अभी हमने बता चुके हैं इसके बारे में, फिर से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं थोड़ा। 22 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर किसी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस एक्स पर स्थित होगा। आप जानते हैं कि जो मुख्य फोकस होता है, जो फोकस दूरी होती है, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि कर्वेचर जो रेडियस होती है, कर्व रेडियस की हाफ होती है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 12 में 12 में यदि हम 2 का डिवाइड कर दें तो हमारे पास में आंसर आएगा 6। बट ये बात ध्यान रखने वाली है कि 6 के 2 आंसर हैं, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अवतल दर्पण में आप सभी जानते हैं, अवतल दर्पण की जो इमेज होती है वो अवतल दर्पण इस तरीके से होता है। और अवतल दर्पण में क्योंकि आप सभी जानते हैं इमेज इधर बनेगा, तो मुख्य अक्ष जो हमारा होता है, जिसको हम मुख्य बिंदु जो होता है यानी कि ध्रुव जो होता है, वहाँ से लेफ़्ट साइड में जो नपाई हुई दूरियाँ होती हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं और इधर की साइड में पॉजिटिव। तो आप सभी जानते हैं कि इसका फोकस इधर ही होगा। जब रेडियस इधर है तो फोकस भी इधर आएगा, इसलिए जो इसकी जो फोकस है वो नेगेटिव में आएगा। आंसर -6 सेंटीमीटर होगा। लिखा हुआ है इसमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए -6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके आगे 23 क्वेश्चन। किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से कितनी दूरी पर होगा? तो आप देखें वक्रता केंद्र है, अब मुख्य फोकस है। पहला तो ये कि ध्रुव, अवतल दर्पण के केस की बात की गई है, तो ध्रुव से और इसके वक्रता जो केंद्र होता है C और F, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। तो हमें दे रखा है इसमें इसके ध्रुव से
16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि हमारे पास में जो दे रखी है फोकस दूरी दे दी हुई है और हमसे पूछा हुआ है कि आर फाइंड आउट कीजिए। तो आर निकालना है। चलिए मैं कराता हूँ आर कैसे निकालते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की हाफ होती है। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर हो जाएगा 2 इंटू एफ, यानी कि 16 में यदि 2 की मल्टीप्लाई कर दें देन द आंसर बिकम्स 32। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है। पुनः इसके आगे भी जो है क्वेश्चन है वो भी एक न्यूमेरिकल ही है। किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पादन आवर्धन होगा। देखिए, आवर्धन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि m इज़ इक्वल टू वी अपॉन यू। ये हमारे पास में होता है, यानी कि इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रहा है और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा है। तो चलिए पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू हमें दे रखी हैं। फोकस दूरी है और दूसरा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आप जानते हैं नेगेटिव में ली जाएगी, यानी कि f इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 18 सेंटीमीटर। और वस्तु रखी हुई है तो इसके ये वस्तु की दूरी भी कितना नेगेटिव में होगी 12 सेंटीमीटर। आपको मैं पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से इन्होंने भी निकाला हुआ है। देखिए 1/f फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। दर्पण के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें। फोकस दूरी निकालने वाला दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, f की वैल्यू रखेंगे, u की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से v निकाल लेंगे। देन आफ्टर कि m इज इक्वल टू v अपॉन u होता है, जिसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, रेखीय आवर्धन। तो ये देखिए ये लिखा रखा है यहाँ पे, माइनस चिन्ह का इसमें विशेषकर ध्यान रखें। माइनस m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u होता है फॉर्मूले में। नेक्स्ट है इसके आगे 25 नंबर क्वेश्चन। ये एक न्यूमेरिकल टफ है थोड़ा, इसको रहने देते हैं अभी। किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण के केस में आती है बात, तो उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो प्लस में ली जाएगी, यानी कि r। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए मुख्य एक्स फोकस की दूरी ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि फोकस निकालना है तो हाफ हो जाएगा 7.5, जो इसका डी आंसर है वो हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इसके आगे अगला चैप्टर। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जो आपको क्वेश्चन कराए हैं इसमें 26 क्वेश्चन थे जो आपका चैप्टर से रिलेटेड थे। बहुत अच्छा चैप्टर था ये जो हमने अभी कराया आपको। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर की भी आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी। अगला जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, पूरा बढ़िया तरीके से आपको इसको समझाएंगे और इसमें आने वाले क्वेश्चंस जो हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ये आपसे एम रहेगा अगर आप चैनल पर बने हुए हैं तो, क्योंकि बदले में हम आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, बस यही आपका सबका सपोर्ट होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।